नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। आशा करता हूँ आप सभी भी स्वस्थ मस्त और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। बच्चे, आपका एग्ज़ाम होने ही वाला है। ऑनर्स पेपर तो अब स्टार्ट होने वाला है 3-4 दिन के बाद, और इसके बाद जो सब्सिडरी पेपर होगा बच्चे, तो उसके लिए हम आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लाए हुए हैं। ये है केमिस्ट्री का। वैसे हम पहले भी इसका हम खुद से अपने पेन एंड पेपर पर आपको अपलोड किए थे, लेकिन इस बार हम एक प्रकार से अच्छी तरह से बच्चे केमिस्ट्री, जिनका भी केमिस्ट्री सब्सिडरी है बीएससी पार्ट 2 वाले 2021 में जिनका भी एग्जाम है, उनके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बच्चे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब 2020 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। क्योंकि देखिए 2020 में जो पार्ट 1 का एग्ज़ाम हुआ था, या इसी बार जो 2021 में जो पार्ट 1 का एग्ज़ाम हुआ बच्चे, 2020 का मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, एज इट इज़ रिपीट हुआ है 2020 का क्वेश्चन 2021 में पार्ट 1 का पार्ट 3 का। आप के आसपास यदि कोई संपर्क में स्टूडेंट हो तो आप उससे पूछ सकते हैं, नहीं तो आप हम पे विश्वास करें। बच्चे, मैक्सिमम क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट हो रहे हैं जो 2020 में आए हुए हैं, क्योंकि सब्सिडरी तो अब ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में ही होता है। तो आपको क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2020 का क्वेश्चन को कम से कम 3 से 4 इधर से उधर देख ले, सभी के आंसर्स को अच्छे से मेमोराइज कर ले, ताकि यदि वो क्वेश्चन आता है, यदि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट आप टिक कर के आए। ठीक है, नंबर मायने रखता है बच्चे। ऑनर्स का नंबर तो मायने रखता ही है, सब्सिडरी का भी नंबर मायने रखता है, क्योंकि जो भी टॉपर स्टूडेंट होंगे उनको इस बार से प्राइज़ मनी दिया जाएगा अपने यूनिवर्सिटी में। तो इसलिए नंबर मायने रखता है, चाहे सब्सिडरी हो या ऑनर्स पेपर हो। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लें। एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है तो एग्ज़ाम के समय भी तो कम से कम पढ़ लेना चाहिए आपको। अभी तक जो भी मस्ती उस्ती के जो वो सब बात की बात है, लेकिन अभी आपको कम से कम मेहनत करना चाहिए बच्चे। अभी कुछ दिन मेहनत कर लेंगे तो आपका रिजल्ट अच्छा होगा, तो हो सकता है कि आपको प्राइज़ मिल जाए। आप कर सकते हैं, यू डिज़र्व, तो आपको करना चाहिए। ठीक है बच्चे, एक ही बात कहेंगे कि 2020 के पेपर से मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट होंगे, तो एक बार 2020 के क्वेश्चन को हम अच्छे से देखते हैं। इसके अलावा यदि आपको 2021 के लिए कुछ और वीवीआई क्वेश्चन चाहिए, इसके अलावा प्रीवियस ईयर के अलावा कुछ वीवीआई क्वेश्चन चाहिए, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख सकते हैं, या डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बच्चे हम नंबर दे देंगे। आइए हम शुरू करते हैं केमिस्ट्री सब्सिडरी या जनरल वाले का, बीएससी पार्ट 2 जिनका भी है कि सब्सिडरी में केमिस्ट्री, उनके लिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज द लॉ ऑफ। थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ है वो किसका लॉ है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ क्या बताता है बच्चे, कि एनर्जी को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और जितना एनर्जी रहता है उससे ज़्यादा नहीं एनर्जी जाएगा कहीं पर, ना ही कहीं पर लैप्स होता है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, द लॉ ऑफ किसका है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। सेकेंड है एंडोथर्मिक रिएक्शन इज वन इन विच। आप सभी जानते हैं कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन बचपन में पढ़ाया जाता है 6-7 से। तो एंडोथर्मिक मतलब जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो, ओके, एब्जॉर्ब, और एक्सोथर्मिक मतलब जहाँ हीट रिलीज होता है, तो ऑब्वियसली हीट इज एब्जॉर्ब, ऑब्जर्व नहीं एब्जॉर्ब होना चाहिए, ए होना चाहिए। नेक्स्ट, ए प्रोसेस विच प्रोसीड इनफाइनेटनेसली स्लोली इज कॉल्ड। वैसा प्रोसेस जो बहुत लंबे समय तक स्लोली धीरे धीरे हो रहा है वो क्या है बच्चे, तो रिवर्सिबल प्रोसेस। उस प्रकार को क्या प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनफाइनेटनेसली स्लोली। ओके बच्चे, तो आप रिवर्सिबल इसका आंसर मार सकते हैं। नेक्स्ट, फोर्थ, द नेट हीट चेंज इन ए केमिकल रिएक्शन इज द सेम वेदर इट टेक्स प्लेस इन वन और सेवरल स्टेप इज कॉल्ड एज। करेक्ट, नेट हीट चेंज इन ए केमिकल रिएक्शन इज द सेम वेदर इट टेक्स प्लेस इन वन स्टेप और सिंगल स्टेप। कहने का मतलब कि जो नेट हीट चेंज होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में बच्चे, चाहे वो सिंगल स्टेप में वो रिएक्शन प्रोसीड हो या मल्टीपल स्टेप में उसी रिएक्शन को प्रोसीड कराए, तो जो नेट हीट चेंज होता है वो सेम होता है। ये कौन सा लॉ उसको एक्सप्लेन करता है, तो उसको कहते हैं हेस लॉ। हेस लॉ इसको एक्सप्लेन करता है बच्चे कि नेट हीट चेंज किसी भी केमिकल रिएक्शन का इक्वल ही होगा, चाहे वह सिंगल स्टेप के थ्रू जाए या मल्टीपल स्टेप के थ्रू। ओके, हेस लॉ ध्यान रखें। वीवीआई है, हो सकता है कि आने का चांसेस है बच्चे। मैक्सिमम क्वेश्चन 50 से एबव क्वेश्चन जो है रिपीट हो गए थे, 80% क्वेश्चन रिपीट हो गए थे। हम आपको लास्ट में अपने कमेंट सेक्शन में एक बच्चा लिखा हुआ था, हम वो आपको पढ़वाएंगे। ठीक है, आप हम पे अगर विश्वास नहीं कर रहे हैं तो आप बच्चे के कमेंट सेक्शन में पढ़े कि उन्होंने लिखा है, कि बच्चे लिखा है कि सर 80% क्वेश्चन रिपीट हुआ है प्रीवियस ईयर से। तो आप इस बार भी 2021 में भी पार्ट 2 का भी क्वेश्चन रिपीट होगा बच्चे, आपको देखना चाहिए। अंत तक बने रहें, हम आपको कुछ ट्रिक भी बताएंगे
जैसे जैसे क्वेश्चन आगे जाएगा तो कुछ ट्रिक बताएंगे आपको याद करने के लिए, और अच्छे से तो समझा रहे हैं, 1 से 2 बार बच्चे आप देख लेते हैं तो आपको यहीं पर याद हो जाएगा। नेक्स्ट है द हीट कंटेंट ऑफ ए सिस्टम इज कॉल्ड, किसी भी सिस्टम का जो हीट कंटेंट हो उसको क्या कहते हैं, एंथैल्पी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, एंथैल्पी। एंट्रोपी तो आप जानते हैं रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस को एंट्रोपी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेट फंक्शन, इसमें से कौन है जो स्टेट फंक्शन नहीं है। पाथ फंक्शन, स्टेट फंक्शन थर्मोडायनेमिक्स से आप पढ़ाएंगे तो वहाँ पर पढ़ाया जाता है कि कौन इसमें स्टेट फंक्शन नहीं है, मतलब जो पाथ फंक्शन को फॉलो नहीं करता है। पाथ मतलब क्या है, जो पाथ को फॉलो करता है उसको पाथ फंक्शन कहते हैं, और जो स्टेट फंक्शन मतलब सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर जो डिपेंड करता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, उसको क्या कहते हैं, स्टेट फंक्शन कहते हैं बच्चे। ध्यान रखें, अगर स्टेट फंक्शन का डेफिनेशन पूछ दे या कुछ इस प्रकार से आ जाए कि वैसा फंक्शन जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है उसको क्या कहते हैं, स्टेट फंक्शन। और वैसा फंक्शन जो पूरे पाथ पे डिपेंड करता है तो उसको क्या कहते हैं, पाथ फंक्शन। ओके बच्चे, तो हम थोड़ा बहुत डिस्कस भी करते जाते हैं, अब ध्यान से सुनते रहे। तो डी ऑप्शन, वर्क जो है स्टेट फंक्शन है, सॉरी वर्क क्या है, स्टेट फंक्शन नहीं है। ओके, ध्यान रखेंगे, वर्क स्टेट फंक्शन नहीं है, वर्क पाथ फंक्शन है। वर्क पाथ पे डिपेंड करता है। वर्क के बारे में आप इलेक्ट्रोस्टैट में भी पढ़े होंगे कि वर्क कीजिए, पाथ फंक्शन वो पाथ पे डिपेंड करता है। 7th है द रिलेशन बिटवीन डेल्टा यू एंड डेल्टा एच। ए नहीं है बच्चे, डेल्टा यू है और डेल्टा एच है। तो डेल्टा यू और डेल्टा एच के बीच में क्या रिलेशन है, तो डेल्टा एच इजकल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, डेल्टा एच इजकल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, द रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी माइनस डेल्टा एच माइनस टी, डेल्टा जी इजकल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस वॉज गिवन बाय, ये जो रिलेशन है डेल्टा जी है बच्चे, डी ने, डी मतलब डेल्टा जी इजकल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये किसके द्वारा रिलेशन दिया गया था, तो गिब्स, किसके द्वारा, गिब्स फ्री एनर्जी पढ़े होंगे तो वही गिब्स जो साइंटिस्ट है उन्होंने ये रिलेशन दिया था। नेक्स्ट है फॉर ए स्पॉन्टेनियस केमिकल प्रोसेस द फ्री एनर्जी चेंज इज, किसी भी स्पॉन्टेनियस केमिकल प्रोसेस के लिए जो फ्री एनर्जी चेंज क्या होता है, हमेशा नेगेटिव होता है। ओके, ध्यान रखेंगे, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थर्मोडायनेमिक्स तो आपके सिलेबस में पूरा है, तो थर्मोडायनेमिक्स को आप अच्छे से पढ़ के जाएं या तो अलग से, नहीं तो ऑब्जेक्टिव तो उसका खूब करके जाएं बच्चे। थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन तो आना ही आना है, तो जितना ज़्यादा इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा आपके लिए उतना बेनिफिटेड रहेगा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ए प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस इफ ड्यूरिंग द प्रोसेस। सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स जो स्लॉट है उसके अनुसार कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा अगर उस प्रोसेस में क्या हो, डेल्टा एस सिस्टम, सिस्टम का जो डेल्टा एस है बच्चे ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। जब सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं तो कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, उसका रिलेशन 4-5 पॉइंट है बच्चे, फिर कभी डिस्कस करेंगे हम। तो उसी में है कि अगर कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा यदि उस प्रोसेस का डेल्टा एस सिस्टम हमेशा 0 हो, ग्रेटर देन 0 हो, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है ए कैटलिस्ट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन बिकॉज ऑफ, कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन को कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। क्यों, क्योंकि ये एनर्जी बैरियर डिक्रीजेज द एनर्जी बैरियर, एनर्जी बैरियर को कम कर देता है बच्चे, या ठीक है, एनर्जी जो बैरियर जो मतलब जो एनर्जी अचीव करना होता है रिएक्शन में तब जाके जो प्रोडक्ट बनेगा उसको, उस बैरियर को कम कर देता है। ओके, तो कैटलिस्ट यही करता है, खुद तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता नहीं है लेकिन एनर्जी बैरियर को कम कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिए बच्चे, मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट होंगे, अगर यही याद हो जाता है तो आपके लिए अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम 1 से 2 बार इसको आप अपने से कॉपी पेन पे लिख ले बच्चे, नोटबुक पर लिख लें तो आपको बहुत ज़्यादा मेमोराइज में सेरेबेलम के अंदर फीड हो जाएगा, आप भूलेंगे भी नहीं। ओके, नहीं तो सुनते रहे हमारी बातों को, कुछ न कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताएंगे और आपको याद ही होते जाएगा। नेक्स्ट, व्हेन KClO3 इज हीटेड इट डिकम्पोज टू KClNO2, जब KClO3 को डिकम्पोज किया जाता है तो ये KClO3 में टूट जाता है O2 में। अगर कुछ MnO2, इफ सम MnO2 इज एडेड द रिएक्शन गोज मच फास्टर बिकॉज, यदि कुछ MnO2 उसमें ऐड कर दिया जाता है तो रिएक्शन बहुत जल्दी प्रोसीड होता है बच्चे। वही MnO2 वाला रिएक्शन पढ़े होंगे, क्योंकि MnO2 यहाँ पर कैटलिस्ट का काम करता है, MnO2 एक्ट एज ए कैटलिस्ट। नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर, वनस्पति घी इज मैन्युफैक्चर्ड बाय हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल, जो वनस्पति घी होता है उसको बनाया जाता है, मैन्युफैक्चर्ड किया जाता है ऑयल के हाइड्रोजनेशन से। ओके बच्चे, द कैटलिस्ट यूज, वहाँ जो कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है कौन सा कैटलिस्ट है, निकेल। बहुत सा बात आप पढ़े में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है कि हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल में निकेल कैटलिस्ट का यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट,
इन द हेवर प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया द फ्लोइंग कैटलिस्ट इज यूज्ड। हेवर प्रोसेस जो अमोनिया बनाने का तरीका है, पढ़े होंगे। हेवर प्रोसेस में नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन से क्या बनता है, अमोनिया बनाता है। उसमें कौन सा कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, तो आयरन विथ मोलिब्डेनम एज प्रोमोटर, आयरन विथ मोलिब्डेनम एज प्रोमोटर। नेक्स्ट है प्रोटॉन एक्सेलरेटेड द हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। प्रोटॉन हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर को एक्सेलरेट कर देता है, मतलब जल्दी उस रिएक्शन को प्रोसीड करवाता है। ये किस प्रकार का एग्जाम्पल है बच्चे, तो एसिड बेस कैटलिस्ट का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है इन ए वन कंपोनेंट सिस्टम द मैक्सिमम नंबर ऑफ फेज दैट कैन को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। इन ए वन कंपोनेंट सिस्टम, कोई वन कंपोनेंट सिस्टम में जो मैक्सिमम नंबर फेज को एग्जिस्ट कर सकता है वो कितना है बच्चे, 3 फेज जो है कोई एक ही सिस्टम में कोई मैक्सिमम 3 फेज ही को एग्जिस्ट कर सकता है, तो सी ऑप्शन सही है। थर्ड 17th इन टर्म्स ऑफ नंबर फेज रूल कंपोनेंट एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम द फेज रूल इज एक्सप्रेस्ड एज। फेज रूल को हम किस प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हैं, कंपोनेंट, डिग्री ऑफ फ्रीडम और फेज रूल में, तो सी ऑप्शन बचे P प्लस एफ इजकल टू सी प्लस टू, P प्लस एफ इजकल टू सी प्लस टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर, सॉरी एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, द नंबर ऑफ कंपोनेंट इन द फॉलोइंग सिस्टम एट इक्विलिब्रियम NH4Cl NH3 प्लस HCl, तो ये इसका आंसर अभी कुछ नहीं दिया हुआ है, तो इसको हम अभी बाद में देखेंगे। ओके, तो इसको 18 नंबर को रहने दीजिए। ये कुछ उसे भी लग रहा है कि थोड़ा मिस प्रिंट हुआ है, तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। 19 नंबर देखिए, सल्फर एग्जिस्ट इन 4 फेज, सल्फर 4 फेज में एग्जिस्ट करता है। हाउ मेनी फेजेज ऑफ इट कैन को एग्जिस्ट एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर कितना फेज में एग्जिस्ट कर सकता है, तो 3 फेज। इक्विलिब्रियम में 3 फेज में एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन वो 4 फेज में एग्जिस्ट करता है। द डिग्री ऑफ फ्रीडम एट ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर सिस्टम इज, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर सिस्टम का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, तो 0। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर याद रखें, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर अक्सर पूछा जाता है, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा 0 होता है। नेक्स्ट है 21st नंबर, द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन है। थर्मोडाइनमिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है, BSc पार्ट 2 का सिलेबस में है। द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होता है, तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, इसी को साइमन सेंटीमीटर इनवर्स भी बोलते हैं। ओके, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का यूनिट जो है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। नेक्स्ट 22 नंबर, विच इज़ नॉट करेक्ट, इसमें कौन सही नहीं है। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड्स ऑन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसी इलेक्ट्रोलाइट का किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो कैटालिटिक रिएक्शन, ये सही नहीं है, कैटालिटिक रिएक्शन पे डिपेंड नहीं करता, ये गलत है। नेक्स्ट 23, द वन डैट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, देखिए सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर कौन है, तो आप आराम से बच्चे चेक कर सकते हैं। सोडियम क्लोराइड NaCl सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर नहीं। ग्रेफाइट आप देखे होंगे पेंसिल में जो होता है, जिससे आप लिखते हैं पेंसिल में, वो ग्रेफाइट होता है और सॉलिड फॉर्म में ही होता है। वो बचपन से पढ़ाया जाता है कि ग्रेफाइट होता है नॉन मेटल, लेकिन वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है बच्चे, तो बी ऑप्शन सही है। ओके, बी ऑप्शन सही है। आज इतना ही तक रखते हैं बच्चे, 23 तक हम आपको अच्छे से बताए हैं। कल की वीडियो में 23 से आगे प्रोसीड करेंगे, तब तक आप देखिए। इसमें से कोई डाउट हो तो आप हमें पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। कोई भी फीडबैक हो, आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा उसके बारे में लिखें, बुरा लगा उसके बारे में लिखें, जो मन में आए आप लिख सकते हैं। कोई हेल्प चाहिए स्टडी मटेरियल से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, हम आपका हेल्प करेंगे। ओके बच्चे, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बहुत बच्चे देख लेते हैं वीडियो लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ कर दे सब्सक्राइब। आपको आपके यूनिवर्सिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा बच्चे। ओके, थैंक यू दोस्तों।